गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने साइंस में पढ़ा था कि हमारे आसपास के पदार्थ कौन कौन से हैं, पदार्थ होता क्या है, पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से होते हैं, ये सब हमने कल अध्ययन किया था। ठीक है। अब इसके बाद में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि पदार्थ जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, यानी कि मैटर्स सराउंडिंग अस, तो ये जो पदार्थ होते हैं इनको कितने कैटेगरी में, कितने वर्गों में बांटा गया है, ये आज हमारा टॉपिक है, अर्थात पदार्थ की अवस्थाएं। लेसन का नाम हमारे आसपास की पदार्थ, मैटर्स सराउंडिंग अस। और इसका टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, जैसा हम देखते हैं अपने कमरे के अंदर ही अपन देखते हैं कि क्या क्या चीजें देखते हैं हम, जैसे पंखा देखते हैं, कुर्सी देखते हैं, टेबल देखते हैं, घरों में जैसे अपन पानी काम में लेते हैं, पानी हम पंखा चलाते हैं तो क्या हमें महसूस होता है, क्या आती हुई महसूस होती है, हवा। चाय बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, दूध। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत पदार्थ हम दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं। अब इनमें से यदि हम देखें तो इनमें से कुछ तत्वों की प्रकृति एक जैसी है और दूसरे से वो भिन्न है। जैसे मान लीजिए पंखा, तो पंखा, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या है, ठोस। क्या है ये, ठोस। कैसे जानेंगे हम ये ठोस है, क्योंकि इनकी एक निश्चित आकृति होती है, निश्चित आयतन होता है। कल भी ये ऐसे ही थे, कहीं भी रख दें इनकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसी वस्तुएं जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है ठोस। ओके। दूसरी चीज होती है द्रव। जैसे यहां पर पानी द्रव है, द्रव मीन्स लिक्विड, दूध द्रव है। अब इन दोनों में क्या विशेषता है, क्या समानता है। जैसे पानी को आप कटोरी में डालोगे तो कटोरी का आकार ग्रहण कर लेगा, गिलास में डालोगे गिलास का आकार ग्रहण कर लेगा, थाली में डालोगे थाली का आकार ग्रहण कर लेगा। ऐसे दूध है। तो ऐसे पदार्थ जिनका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित। आयतन तो निश्चित है भाई। पानी है, पानी को हमने कटोरी में डाला तब भी पानी की क्वांटिटी यानी कि मात्रा उतनी रहेगी, और उसको गिलास में डालेंगे तब भी उसकी मात्रा उतनी ही रहेगी। तो ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तुएं जिनका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है क्या, द्रव, लिक्विड। तीसरी जो पदार्थ की अवस्था है, जैसे हवा, इसको कहा जाता है क्या, गैस। गैस क्या होती है, गैस को आप जिस पात्र में डालोगे उसी का आकार ग्रहण कर लेती है और उसी का आयतन ग्रहण कर लेती है। जैसे मान लीजिए हमारे घरों में रसोई में यूज होती है एलपीजी। अब कहीं से भी सिलेंडर हल्का सा लीकेज हो जाता है तो जो गैस होती है पहले रसोई में पूरे में भर जाती है, रसोई में स्मेल आने लग जाती है, फिर रसोई से बाहर आकर दूसरे कमरों में फैल जाती है, उनमें स्मेल आने लग जाती है। तो ये कहलाती है गैस,
यानी कि गैस वो पदार्थ है जिसका ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो इस आधार पर पदार्थ की मूलभूत जो अवस्थाएं होती है 3 होती है, और वैसे जनरली आज जो वैज्ञानिक बात करते हैं 5 अवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 5। तो बाकी की 2 अवस्थाओं के बारे में अपन बाद में अध्ययन करेंगे। पहले जो 3 अवस्थाएं हैं इनको हम परिभाषित करना चाहेंगे। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, 5 अवस्थाएं होती है। हालांकि ये जो 5 अवस्थाएं होती है इनमें से 3 अवस्थाएं हम दैनिक जीवन में देखते हैं, ठोस, द्रव और गैस। बाकी वैज्ञानिक 2 अवस्थाओं को और प्रयोगशाला में बना सकते हैं जिनका नाम है बीईसी और प्लाज्मा। तो ये 5 अवस्थाओं को आज हम परिभाषित करने जा रहे हैं, इनके बारे में समझने जा रहे हैं। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। नंबर 1 ठोस। ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। क्या कहते हैं? सॉलिड। अब ठोस की परिभाषा क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है, ठोस कहलाती है, ठोस कहलाती पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाती है। ओके, अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें देखते हैं? अनगिनत चीजें देखते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण इसके देखें तो क्या क्या है? जैसे लकड़ी ठोस होती है, पत्थर ठोस होता है, नमक ठोस होती है, चीनी ठोस होती है, ओके, कुर्सी ठोस है। तो ये सभी क्या कहलाएगी? ठोस। क्योंकि इन चीजों को हम कहीं भी रख दें, ना तो इनका आकार चेंज होता है ना ही इनका आयतन चेंज होता है। तो जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है ऐसे पदार्थों को कहा जाता है ठोस। ओके, तो इसको ध्यान से देखेंगे, नोट करेंगे। ओके, अब आती है पदार्थ की दूसरी अवस्था। सबने देख लिया, अब आगे चलते हैं। पदार्थ की दूसरी अवस्था का नाम है द्रव। द्रव को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लिक्विड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि द्रव वो पदार्थ है जिसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो ऐसे पदार्थों को कहा जाता है क्या? द्रव। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? पदार्थ की वह अवस्था
जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाती है। ओके, देखिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है क्या? द्रव। ठीक, जैसे पानी है, पानी को जिस पात्र में डालोगे उसी का आकार ग्रहण कर लेगा, लेकिन उसकी मात्रा परिवर्तित नहीं होती। मात्रा मीन्स आयतन, ठीक है, स्थान उतना ही रहेगा। अब इसमें एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे जल, तेल, दूध, शहद आदि। तो ये सब कहलाते हैं क्या? द्रव। तो सभी इसको ध्यान से देखेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड मीन्स दिमाग में रिकॉर्ड करना है। ओके, देखिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है। इसमें एग्जांपल आप कोई भी दे सकते हो, जैसे जल, तेल, दूध, शहद आदि। ठीक, तो ये पदार्थ की दूसरी अवस्था है जिसका नाम है द्रव अर्थात लिक्विड। ओके, इसके बाद आती है पदार्थ की तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था, थर्ड स्टेज ऑफ द मैटर। तीसरी अवस्था का नाम है गैस। गैस को इंग्लिश में गैस ही कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाती है। यानी कि इसका आकार भी और आयतन भी दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित। जिस पात्र में आप गैस को डालोगे उसी का आकार ग्रहण कर लेता है और उसी का आयतन ग्रहण कर लेता है, तो पदार्थ की ऐसी अवस्था को कहा जाता है कौन सी? गैसीय अवस्था। इसमें उदाहरण जितनी भी गैसें हैं सभी इसके अंतर्गत आती है। उदाहरण ऑक्सीजन, जिसको हम प्राणवायु कहते हैं, श्वसन में हम लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, जो कि एक हल्की गैस होती है जिसको गुब्बारों में भरा जाता है। और भी बहुत सारी गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? उपयोग में लेते हैं। और हम श्वसन जब छोड़ते हैं बाहर, जिसको कहते हैं उच्छ्वसन, उसमें हम CO2 बाहर निकालते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीली गैस है। तो ये सभी गैसें इसके अंतर्गत आती है। जितनी भी गैसें हैं वो गैसीय अवस्था कहलाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे सभी और नोट करेंगे कि पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, गैस अवस्था कहलाती है। एग्जाम्पल किसी भी गैस का दिया जा सकता है, O2,
H2, CO2, CO, H2S, बहुत सारी गैसें हैं। तो इन सब के एग्जाम्पल इसके अंतर्गत दिए जा सकते हैं। ठीक, अब आती है पदार्थ की कौन सी अवस्था? चौथी अवस्था, फोर्थ। चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा। हालांकि दैनिक जीवन में हम इसको जनरली कम ही देख पाते हैं। इसको प्रयोगशाला में निर्मित किया जाता है, या फिर जो हमारे तारे होते हैं, सूर्य और तारे, उनमें एक चमक होती है, वो चमक भी इसी के कारण होती है। किसके? अपसरण प्लाज्मा। तो चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा। इस अवस्था में पदार्थ के कण अत्यधिक ऊर्जा युक्त एवं उत्तेजित अवस्था में पाए जाते हैं। इस अवस्था में पदार्थ के कण अत्यधिक ऊर्जा युक्त और उत्तेजित अवस्था में पाए जाते हैं। सूर्य व अन्य तारों में प्लाज्मा के कारण ही एक विशेष चमक व ऊर्जा होती है। उदाहरण जैसे नियॉन बल्ब और CFL। अब देखिए, इस अवस्था को हम समझेंगे। प्लाज्मा अवस्था क्या होती है? इस अवस्था में पदार्थ के कण अत्यधिक ऊर्जा युक्त और उत्तेजित अवस्था में पाए जाते हैं। सूर्य व अन्य तारों में प्लाज्मा के कारण ही एक विशेष चमक व ऊर्जा होती है। नियॉन बल्ब और CFL। अब जैसे CFL सभी ने देखी है, CFL के अंदर हीलियम गैस उपयोग में ली जाती है। तो जैसे ही हीलियम गैस में उसमें विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा के कारण जो हीलियम के कण हैं वो उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात प्लाज्मा अवस्था में आ जाते हैं। और जब प्लाज्मा अवस्था में आ जाते हैं तो वो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा देने लगते हैं, और उस ऊर्जा के कारण CFL से क्या होता है? प्रकाश होता है, लाइटिंग होती है। तो ये प्लाज्मा अवस्था है। इसी तरह नियॉन बल्ब में नियॉन गैस उपयोग में ली जाती है। उसमें भी ऊर्जा प्रवाहित करने पर प्लाज्मा उत्पन्न होता है, और प्लाज्मा के कारण वो प्रकाश देने लगता है। तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था है जिसका नाम है प्लाज्मा। ओके, इसके बाद पदार्थ की पांचवी और अंतिम अवस्था, पांचवी और अंतिम अवस्था का नाम है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। इसको शॉर्ट में कहा जाता है BEC। जैसा इसमें एक शब्द आ रहा है बोस और दूसरा आ रहा है आइंस्टीन। बोस, ये जो शब्द है ये हमारे भारतीय एक वैज्ञानिक हुए थे, डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस। तो डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस का काफी योगदान रहा था इस अवस्था को बनाने में, इसलिए उन्हीं के नाम को सम्मान देने के लिए
और चूंकि उसको आइंस्टीन से जोड़ा गया था, इसमें जो आइंस्टीन की सांख्यिकी थी उसका उपयोग किया गया था, तो बोस और आइंस्टीन को मिलाकर के इस अवस्था का नाम दिया गया बीईजी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक, अब ये अवस्था होती क्या है? सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग कम घनत्व की वायु को अत्यधिक निम्न ताप पर ठंडा करने पर बीईसी प्राप्त होता है। यानी कि जो हमारी वायु का घनत्व है, सामान्य वायु जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, उस वायु के घनत्व का 1,00,000वां जितना कम घनत्व की वायु को बहुत कम ताप पर जब ठंडा करते हैं तो ये पदार्थ की 5वीं अवस्था बीईसी प्राप्त होती है। इसको प्रयोगशाला में निर्मित किया जाता है। इस तरह से हमने आज ये देखा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 5। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस, नंबर 4 प्लाज्मा, नंबर 5 बीईसी। ओके, तो आज का अपना जो लेसन है वो यहीं तक रहेगा। ओके, बाय, थैंक यू।